अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। हार्ट ऑफ एशिया के लिए पाकिस्तान ने अपना दिल बड़ा कर दिया, भारत को मुज़ाकरात की दावत, लेकिन क्या भारत भी बड़ेपन का मुजाहिरा करेगा? और बेइख्तियार मेयर कराची को साफ करने का ख्वाब देख रहे हैं, 100 दिन में ताबीर मिलेगी कैसे, पूछेंगे वसीम अख्तर साहब से। पाक भारत ताल्लुकात तल्ख हैं, कशीदा हैं। भारत मुसलसल LOC पर इश्तियाल दिखा रहा है। पिछले 2 माह के दौरान कई फौजी जवान और सिविलियंस को शहीद कर चुका है। पाकिस्तान से किसी किस्म के ताउन को तैयार नहीं। भारत के इसी रवैये की वजह से पहले सार्क कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई, फिर पाकिस्तान को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया क्योंकि भारत कौमी जूनियर टीम को वीजे देने को तैयार नहीं था। ऐसे हालात में अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अफगानिस्तान के अमन की बात होने जा रही है। अगर पाकिस्तान चाहता तो वो भी भारत की तरह इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर सकता था, लेकिन हुकूमत ने खुले दिल का सबूत दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान किया। मुशीर खारजा सरताज अजीज खुद इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमृतसर जा रहे हैं ताकि अफगान अमन अमल में कोई रुकावट न आए। इस दौरे से एक बार फिर अमन की उम्मीद जागी है। तवक्को की जा रही है कि शायद मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो जाए, ताल्लुकात जो कि तल्ख हैं उसमें कुछ कमी हो सके, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल भारत को मुज़ाकरात की पेशकश तो कर रहा है, लेकिन भारत इस पेशकश को कबूल करने पर रजामंद नहीं है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का आज एक अहम इंटरव्यू सामने आया जो उन्होंने भारतीय अखबार दी हिंदू को दिया। इस इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने वाजे किया कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान से मुतालिक जरूर है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर बना सकती है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए भारत से भीख नहीं मांगेंगे। भारत मुज़ाकरात से मुतालिक तंगनज़री से काम ले रहा है। अगर भारत मुज़ाकरात को तैयार नहीं तो पाकिस्तान इंतजार करेगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का इन हालात में ये इंटरव्यू बहुत अहम है, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा बोले हैं। उन्होंने LOC पर अगले मोर्चों का दौरा किया है, मसला कश्मीर पर बात की है। खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया है। जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत की है और यह ऐलान किया है कि किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के ये दोनों ही बयानात बहुत अहम हैं। पाकिस्तान का पैगाम इंतहाई वाज़ेह है, वो मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, लेकिन भारत इस ख्वाहिश ही ना समझे। आज का प्रोग्राम और हमारा ये पहला सेगमेंट है, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। भारत में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, क्या पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की कोई उम्मीद है? इसी पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। जब भी पाक भारत ताल्लुकात कशीदा होते हैं, ऐसे में हमेशा कोई आलमी कॉन्फ्रेंस ही इस तनाव में कमी की वजह बन जाती है, फिर चाहे वो सार्क हो, उफा हो या फिर हार्ट ऑफ एशिया। इस बार फिर मुज़ाकरात की उम्मीद जागी है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने भी इस कॉन्फ्रेंस को बहुत अहम करार दिया है। किसी किस्म की डेवलपमेंट होती हुई देख रहे हैं आप? इसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है कि जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो हालात कशीदा होते हैं। कई कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं जब हालात कशीदा नहीं हुए। मैं अब जब फॉरेन मिनिस्टर था तो बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा था और भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि हम तकरीबन मसला कश्मीर के हल के करीब थे। इसकी कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन आपने जो पूछा है मैं उसकी तरफ आता हूँ। आप हार्ट ऑफ एशिया के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ने तो मैं समझता हूँ बॉल इंडिया के कोर्ट में फेंक दिया। अब उन्होंने फैसला करना है। आप हिंदुस्तान क्या फैसला करता है उसका बहरहाल आलमी बरादरी भी नोटिस लेगी और वो ये देखेगी कि जहाँ तक आलमी बरादरी का ताल्लुक है कि भारत ने क्या रिस्पॉन्स किया है। पहले भारत ने सार्क कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज किया, अब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अगर पाकिस्तान चाहता तो वैसी ही पॉलिसी रख सकता था, लेकिन नहीं रखी
क्योंकि मेरी तो ज़ाती राय भी ये है कि दोनों ममालिक को इनका ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय डायलॉग के। नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, इससे ज़र्रा भर फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों का ख्याल है कि नरेंद्र मोदी का जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से शायद अमन जो है उसमें मुश्किलात होंगी। हाँ होंगी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, उनका एक ख़ास बैकग्राउंड है। लेकिन जो तारीख़ के कुछ एक धारा होता है ना, और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, उसको नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो बदल नहीं सकता। ख़ास तौर पर जब उन दो ममालिक ऐसे हों जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास एवर ग्रोइंग फिज़ाइल मटेरियल है, दोनों के पास ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं जो लॉन्ग रेंज पे निशाना लगा सकते हैं, जैसे कि क्रूज़ एंड मिसाइल्स और बैलिस्टिक कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स। दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि कोई अगर छुप के हमला कर दे दूसरे ये सोच के कि उसको मैं तबाह कर दूंगा, तो उसकी दूसरे की शिप्स जो हैं अपने मिसाइल्स दाग के उस मुल्क को ख़त्म कर देंगी। तो मतलब मोदी साहब नई बात क्या करेंगे? नई तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्शन क्योंकि वहाँ हैं यूपी और पंजाब के, तो ये हो सकता है कि इसको लंबा करें ताकि लोग, ये सियासी मामला है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपने ये किया कि जंग तो हो ही नहीं सकती। भारत भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात बता चुकी है। लेकिन फिर भी क्यों भारत की जानिब से हमने देखा मुस्तकिल मुज़ाकरात से फरार इख्तियार करने की कोशिश की जाती है, और अगर वजह नरेंद्र मोदी के सियासी मफादात ही हैं, तो क्या भारत को इस बात का इदराक नहीं है? वो सियासी मफाद के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगा रहे हैं? नहीं, देखिए बात यूं है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, मैं इसमें एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, पाकिस्तान के बारे में बदकिस्मती से भारत में यह तासुर आम हो गया है कि जनाब यहाँ फौज हार्डलाइन है जी, और पॉलिसीज फौज बनाती है। अब इस पे मैं एक दो मिनट बात करना चाहूँगा। कोई शक ही नहीं, पाकिस्तान की फौज नहीं, दुनिया की तमाम फौजें हार्डलाइन होती हैं। वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखती हैं, शेड्स ऑफ ग्रे नहीं होते। लेकिन क्या ये फौज नहीं थी? क्या ये ISI नहीं थी? जब मैं वजीर खारजा था और उस वक्त मुशर्रफ साहब सदर थे, उस वक्त बातचीत क्यों हुई? देखिए, अगर आप पर्पसफुली बातचीत करें तो कोई लोग बड़े मासूमियत से कहते हैं जी नहीं, इसलिए बातचीत शुरू हुई थी कि मुशर्रफ साहब सदर थे और फौज से ताल्लुक रखने थे। तो ये आधा सच है, क्योंकि पूरा सच ये है कि मुशर्रफ साहब हों या कोई और हों, अगर सारे कोर कमांडर्स और ISI इसकी शदीद मुखालफत करती, अंदरून खाना जब कमरे में बैठते हैं, तो मुशर्रफ साहब ये ना कर सकते। उन्होंने अपनी किताब में खुद कहा है कि उन्होंने तमाम कोर कमांडर्स को कंसल्ट किया था और उनको साथ लेके चले। मैंने खुद कई दफ़ा सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को एड्रेस किया है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कई जगह पे जाके, जिसका मैंने अपनी किताब में भी तस्करा किया है। मेरा अपना ये अंदाज़ा था कि ओवरवेलमिंग अक्सरियत मिलिट्री सीनियर ऑफिसर्स की ये समझ चुकी थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो बराबरी की बुनियाद पर हो। अब हुआ यह है कि भारत की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में एक ये तासुर पैदा हुआ है कि जी हमारा तो चीन से मुकाबला है, हम तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी ठीक है। कसूरी साहब, आपने सच भी आपने बताया, आपने मुशर्रफ दौर का खासतौर पर जो जिक्र किया है कि कोर कमांडर से मुशावरत हुई और इस मुशावरत के बाद भारत से जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उसको आगे बढ़ाया गया। आज आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का भी एक बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि मसला कश्मीर पर जोर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। इस बयान से अब क्या पैगाम मिल रहा है? सिविल और अस्करी क़यादत दोनों भारत से मुज़ाकरात के लिए एक ही पेज पर है? देखिए, मैंने क्योंकि चीफ अवामी स्टाफ का वो बयान नहीं पढ़ा एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको तसलसल से बताई है पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मैं बैठता रहा हूं, मुझे पता है पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान आर्मी नहीं मुखालिफ, हिंदुस्तान के साथ आबरूमंदाना हल की, लेकिन अगर हिंदुस्तान ठोसने की कोशिश करेगा तो फिर वो जवाब तो दिया जाएगा। ये तो नहीं है कि आप हमारे फौजी शहीद करें, सिविलियंस शहीद करें और फिर शाम को आपका टेलीविजन जबरदस्त किस्म की बढ़ के मारे कि हमने इतने पाकिस्तानी आज
हमने मार दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, पाकिस्तान की फौजी चौकियां तबाह कर दी हैं, तो अगर आप इस किस्म के बयान देंगे और आपके वज़रा खास तौर पर वज़ीर दफा उस पर कुछ बचकाना किस्म की खुशी का इजहार करें और नाज करेंगे, तो क्या यह उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? बहरहाल जवाब दिया जाएगा और दिया जाता है। तो बुनियादी चीज अगर आर्मी चीफ ने आज वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी से पाक भारत ताल्लुकात पर, और अब कुछ बात करते हैं कराची की। जो भी कराची में रहता है इस भयानक तजुर्बे से गुजर रहा है कि कराची कचरे का ढेर बन चुका है। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो भी तबाहाल नजर आता है। कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं है, ना ही उसे ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम है। यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कराची को रिहाइश के लिए बदतरीन शहर करार दिया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि यहाँ 60% कचरा उठाया ही नहीं जाता या जो ऐसे ही सड़कों पर पड़ा रहता है या फिर उसे जला दिया जाता है, जिससे माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है। अब मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहर को साफ करने का बीड़ा उठाया है। 100 रोजा ये सफाई मुहिम है जिसका आगाज किया गया, और ये इकदाम यकीनन काबिल तहसीन है, लेकिन सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद है, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में MQM पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं। इसलिए ये DMCs मेयर कराची के कंट्रोल से बाहर हैं, और यही वजह है कि मेयर कराची सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे ताउन भी मांग रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। कराची को साफ करने के लिए सीवरेज के निज़ाम को मौसर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा उठाने का जो निज़ाम है इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और बदकिस्मती से ये दोनों ही शोबे मेयर कराची के दायरा इख्तियार से बाहर हैं। इन दोनों शोबों का कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास है, और सिंध हुकूमत ईस्ट और साउथ जोन्स का ठेका चीनी कंपनी को देने का सोच रही है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब मेयर कराची के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज का इख्तियार ही नहीं है, तो वो शहर को साफ किस तरह से करेंगे? बल्दियाती इदारे कितनी ही झाड़ू लगा लें, 100 दिन तो क्या 1000 रोज में भी कराची साफ नहीं हो सकता। शहर साफ करने के लिए मेयर को इख्तियारात चाहिए जो मिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपका। आपने 100 रोजा सफाई मुहिम का आगाज तो कर दिया है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज का निज़ाम दोनों ही सिंध हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं। कराची की सफाई के लिए इन दोनों शोबों को मौसर बनाना लाजमी है, तो इन दोनों शोबों को टच किए बगैर किस तरह से आप 100 रोज में कराची को साफ कर लेंगे? हमने आवाम से डिस्कस करके, राब्ता करके उनकी जो प्रायोरिटी है वो रखी है सामने। हम जो सड़कें हैं जिनका बुरा हाल है उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और कचरा जहाँ जहाँ पड़ा है वो उठाएंगे तीनों डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी जो बच जाता है वेस्ट, साउथ एंड मलीद, उसमें भी हम उनसे जो प्रायोरिटी के इशूज हैं वो कचरे से रिलेटेड और सड़कों से रिलेटेड वहाँ हम उनकी मदद से करेंगे जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी है जैसा वेस्ट में, और KMC की जहाँ भी मदद चाहिए होगी वो हम पूरी करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कुछ डिस्पेंसरीज हैं और कुछ प्लेग्राउंड, पार्क हैं और स्कूल हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। जो आप बता रहे हैं वो हमारे इल्म में है। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा स्टार्ट है वसीम अख्तर साहब। आप प्लान तो बता दिया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, काश किस तरह से ही हो। लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज का निज़ाम जिसकी बात कर रही थी, उसको मौसर बनाए बगैर कचरे के मसले का मुस्तकिल हल तो नहीं निकाला जा सकता। आज आप उठाएंगे कल फिर जमा हो जाएगा, ये भी तो एक हकीकत है। कोई मुस्तकिल प्लान है आपके पास? जैसे मुमकिन मैंने बताया आपको वैसे हम स्टार्ट करेंगे, और ये हमारे इल्म में भी है कि सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो 2 डिस्ट्रिक्ट में आउटसोर्स किया गया है जी, वो अभी तक उसने काम शुरू नहीं किया, मगर जो कर सकते हैं, जो जितने वसाइल हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज लेके आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, थोड़ा बहुत चेंज लाने के लिए जाहिर है आपको इख्तियारात भी चाहिए, और इख्तियारात का जो मसला है वो सब जानते हैं, नज़र भी आता है। लेकिन आपके लिए एक और भी बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि पिछला जो नाज़िम का दौर रहा था उससे भी कंपैरिजन करते हैं लोग। कुछ भी हो, आपकी जो भी मजबूरियां हो वो एक तरफ होंगी, आम आदमी आपको पिछला जो दौर था नाज़िम का उसी से कंपेयर करेगा। तो ये जो उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई हैं आप लोगों से, इख्तियारात के बगैर लोगों की उम्मीदों पर कैसे उतरेंगे? इस बारे में क्या सोचा है आपने? ये आपकी सोच है, आप इंडिविजुअल की सोच हो सकती है। कराची की अवाम बाशऊर है, उसको पता है कि कराची के अवाम की बात कर रही हूँ मैं। इख्तियारात है, और उसके साथ जो ज्यादती हो रही है, जो इख्तियारात ले लिए जाएंगे वो भी उसे पता है। कराची की अवाम जो वोट डालती है
जिन्होंने वोट डाल के हमें इलेक्ट किया, उनके ठीक है। वसीम अख्तर साहब, आप मुसलसल सियासी जमातों से भी मुलाकातें कर रहे हैं, सबसे ताउन की अपील भी आपकी जानिब से की जा रही है, वज़ीर आला सिंध से भी आपकी मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों में क्या बात हुई, किस हद तक कामयाबी मिली है आपको? क्या है, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है इस 100 डेज के प्लान में वो हमारा साथ देंगे, और इसको वो भी चाहते हैं कि कामयाब हो, तो उनका ताउन हमारे साथ है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर, मेयर कराची। हम बड़े पुरअज़्म नजर आ रहे हैं कि कराची को साफ करेंगे। मेयर कराची ने शहर को साफ करने का बीड़ा उठाया है, ये इक़दाम बहुत काबिल तहसीन है, तारीफ की जानी चाहिए इसकी, लेकिन सीवरेज का निज़ाम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा उठाने का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वहाँ कोई प्लान नजर नहीं आता। बदकिस्मती से ये दोनों ही शोबे ऐसे हैं जो मेयर कराची के दायरे अख्तियार से भी बाहर हैं। आज का ये प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।